लेक्चर नंबर 26A1। अच्छा भाई, ये लेक्चर A1 है, A2 है। इसके बाद हम लेक्चर B1 करेंगे आज। उसमें हम 2 सवाल करेंगे। एक क्वेश्चन होगा हमारा 35 प्रैक्टिस का लीज का, और एक होगा 37। वो बड़े हमारे इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आज, और उन सवालों को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 घंटा 10 मिनट में वाइंड अप कर दें। वो एक वीडियो क्लिप आपके पास आएगा B1, वो 1 घंटा 10-12 मिनट में वाइंड अप हो जाएगा। उसके अंदर हम जो है वो 6 मंथ के सवाल करेंगे। किसके सवाल करेंगे? 6 मंथ के। तो आपको इजी तो बहुत महसूस होंगे, क्योंकि आपने एनुअल के भी कर लिए हैं, क्वार्टरली के भी कर लिए हैं। तो वो 6 मंथ के सवाल होंगे इंशाल्लाह। तो जरा लीज की रिवीजन हो जाएगी, लेकिन वो एक बेहतरीन रिवीजन होगी आज हमारी। उससे जो है 6 मंथली सवाल हैंडल करने आ जाएंगे। उसमें हम एक ऐसा सवाल भी आज करेंगे जिसके अंदर हम जो है वो 6 मंथ में पहले 2 रेंट मिस कर रहे हो। ओए होए होए होए, वो सवाल जब आप करेंगे ना, ऐसा मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि कमाल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, IFRS 8 पे कल हमने बात छोड़ी थी। IFRS 8 से शुरू करते हैं। IFRS 8 से शुरू करते हैं हम, और फिर लीज का पास पेपर क्वेश्चन 19 भी डिस्कस करेंगे जी। पेज नंबर 431, पेज नंबर 431। जी बिल्कुल, बहुत टाइम पे पहुंचे हैं, क्योंकि अब हम ये IFRS 8 का अगला IFRS 8 कल वाला अटेंड कर लिया। हाथ खड़ा करते हैं, हाँ बस ठीक है, गुड। इधर आगे आ जाए। थर्ड या फोर्थ रो वाले बड़े सफी दिल के हैं, ये दे देंगे जगह। थर्ड या फोर्थ रो वाले इंशाल्लाह। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि IFRS 8 किन एंटिटीज के ऊपर लगता है? नहीं बदलनी जगह, मुश्किल हो रहा है। आगे आगे चले जाओ, करें आगे चले जाएं, आगे चले जाएं। IFRS 8 किन एंटिटीज के ऊपर लगता है? थोड़ी सी और जगह बना देना, बैठने की भी बन जाएगी जगह बैग के साथ। अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। IFRS 8 किन एंटिटीज के ऊपर लगता है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों, या जो अपने आप को लिस्ट। कल वाली क्लास ली है ना? तो फिर ऐसे क्यों देख रही हैं? बस ऐसे देख रहे हैं, मुंह खुलने की गुंजाइश लगी हुई है। अच्छा, अगर सेपरेट अकाउंट्स भी बन रहे हैं और कंसोलिडेटेड भी बन रहे हैं, तो आप फिर किस पे लगाएंगे IFRS 8? कंसोलिडेटेड पे। पढ़ के आए हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट मुझे बता दें क्या होता है? बोलें, हमारी एंटिटी के कंपोनेंट्स में से एक ऐसा कंपोनेंट, हमारी एंटिटी के कंपोनेंट्स में से, ये बैग आगे भिजवा देना, ये फिर सेटिंग ही होती रहनी है। एक दफा सेटिंग कर लिया करें तो बैग आगे भिजवा दें, बैग आगे भिजवा दें, बस चीजें रख के। हमारी एंटिटी के कंपोनेंट्स में से ऐसा कंपोनेंट जिसमें कितनी बातें पाई जाएं? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हों उसके, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसीजन लेने के लिए उसके बारे में पूछता हो। पूछता हो लफ्ज लिखा हुआ था ना, हाँ, रेगुलरली रिव्यू, पूछता हो। और तीसरी शर्त, अलग अलग डाटा उसका हमारे पास अवेलेबल हो। ये तो मेन शर्त है ना, इसके बगैर अगर अलग अलग डाटा अवेलेबल नहीं, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा बेकरी की सेल कितनी है। अच्छा, और अगर एक ऐसा इदारा है जिसने भी रेवेन्यू कमाना नहीं शुरू किया तो, और कमा सकता है, तब भी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। हर पार्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता, क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं कमाता, लेकिन कभी कभी हादसाती रेवेन्यू, उसको भी क्या कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे, वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। दैट मे बी अ पार्ट ऑफ एंटिटी, हेड ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ एंटिटी, बट इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ओके, अब मुझे बताएं कि हमने कैसे डिवाइड किया था। ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज होने चाहिए या एरिया वाइज? मशवरा दें, मर्जी आपकी। पंजाब सिंध की सेल अलग कर लें, या फिर आप जो है वो, अगर आप पेल हैं तो आप फ्रिज की सेल अलग कर लें, एसी की सेल अलग कर लें, इनकी सेल अलग कर लें, या फिर सूबा वाइज सेल अलग कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अच्छा, पैरा 7 पढ़ें, किसी को समझ आ रहा है तो बताएं।
जी हाथ खड़ा करें जिसको समझ आ गया। बिल्कुल आसान सी बात है। बुक किधर है इनकी? घर, ठीक है, खुद भी सोचना। द टर्म चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आइडेंटिफाइज अ फंक्शन। अच्छा, कहते हैं डिसीजन मेकिंग एक काम होता है, किसी बंदे का नाम नहीं है। कहते तुम कल से समझ रहे थे सीओडीएम कोई बंदा होता है। कहते हैं ये बंदा नहीं होता, बंदी भी नहीं होती, ये क्या होता है? एक काम होता है। डिसीजन लेना एक काम होता है। कहते तुम समझ रहे थे सीओडीएम से मुराद मैं कोई बंदा कह रहा हूं। नहीं, सीओडीएम क्या है? काम इज अ फंक्शन। इट इज नॉट नेसेसरीली अ मैनेजर विद अ स्पेसिफिक टाइटल। डन। और वो सीओडीएम में आगे यहां तक कह गया 2-3 लोग मिलके भी सीओडीएम हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक काम है ना, डिसीजन मेकिंग। आगे पढ़ें। डेट फंक्शन, उनका फंक्शन क्या होता है वैसे बताएं? इज टू एलोकेट द रिसोर्सेज। भाई बेकरी के लिए नई मशीन खरीद लें, भाई नई बेकरी खोल लें, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। ऑफन द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ऑफ एन एंटिटी इज इट्स सीईओ। कहते हैं कई जगहों पे दुनिया में हमने देखा है कि ये डिसीजंस किसके हाथों में होते हैं? सीईओ। और सीईओ को इस हद तक हम पावर दे देते हैं कि सीईओ कहता है चलो जी इशरा से बेकरी बंद करो, ये दुकान उठाओ, चलो खत्म करो, इतनी पावर उसको मिल जाती है। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको सीओओ कहते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल इट मे बी अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स और मे बी ग्रुप ऑफ अदर पर्सन। तो बताएं जी पैरा 7 से हमें क्या पता चला? अल्लामा इकबाल का पैदा हुए। पैरा 7 से हमें क्या पता चला? सीओडीएम कोई बंदा नहीं है, ये तो एक काम है। फिर किसी बंदे को साइन कर दें तो बंदा ही होगा वो, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है। पैरा 8 की पहली लाइन का मतलब बताएं। बस बहुत सी एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनको देख के पता चल जाता है इनके ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं। बहुत सी एंटिटीज ऐसी होती हैं, जैसे हमारे कॉलेज के कल आपने बोला था सीए सीसीए, मेरे को देख के पता चल जाता है कि इनके ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं। होंडा एटलस कार है, अगर वो सिटी सिविक और होंडा अकॉर्ड, मेरे ख्याल से 3 गाड़ियां ही बेच रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो पता नहीं उनकी है नहीं है, उसके सिटी सिविक और होंडा अकॉर्ड। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, हाँ ठीक है, बीआरबी और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देख के पता चल जाता है वो क्या काम कर रही हैं। अच्छा, हाउएवर an entity may produce reports in which its business activities are presented in variety of ways। अब एक मजे की बात सुने। सीओडीएम कहता है पंजाब की सेल अलग बताओ, सिंध की सेल अलग बताओ। और सीओडीएम ये भी कहता है कि होंडा सिटी की सेल अलग बताओ, सिविक की सेल अलग बताओ। आप बताएं हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कैसे बनाएं? पहले वैरायटी ऑफ वेज बताएं ना, वैरायटी ऑफ वेज। आपने सीओडीएम से पूछा, सीओडीएम तुम मुझे बताओ डाटा कैसे मांगोगे? उसने कहा जरा प्रोडक्ट वाइज भी बना के ले आओ और एरिया वाइज भी जरा बना के ले आओ। आपने कहा तुम मैंने सही 15 लाख तनख्वाह दे रहा हूं, दिल में कहा जाओ आप अकाउंटेंट थे, आप मरते क्या ना करते, आप प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग सेल का डाटा बनाए और एरिया वाइज भी बनाए। अब आईएफआरएस 8 कहते हैं डिस्क्लोजर कैसे दें? क्यों? क्योंकि सीओडीएम प्रोडक्ट वाइज भी डेटा मांग रहे। कोई बात समझ आ रही है क्या हो रही है? फिर ही आगे बात समझ आएगी ना। सीओडीएम आपका क्या कह रहा है? भाई पंजाब की, सिंध की, सरहद की, बलोचिस्तान की सेलें अलग अलग लेके आओ। थोड़ी देर बाद कहता है फोन करके भाई सिटी और सिविक की सेल अलग अलग बताओ। आप बता दें पंजाब में भी रेवेन्यू कमाया जा रहा है, सिंध में भी कमाया जा रहा है, सिटी में भी होंडा सिटी भी रेवेन्यू कमा रही है, होंडा सिविक भी रेवेन्यू कमा रही है, सीओडीएम भी सबका डाटा मांग रहा है और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास डाटा अवेलेबल भी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो क्लियरली पता चल जाया करेगा हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है। फॉर मेनी एंटिटीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कल याद की थी आप लोगों ने, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सीओडीएम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो पता चल जाया करेगा, लेकिन जहां नहीं पता चलेगा वहां क्या करें? However, an entity may produce reports in which its business activities are presented in। ये दूसरी लाइन में मसला बता रहा है या मसले का हल? एक्सेलेंट। दूसरी लाइन में मसला बता रहा है। मसला क्या बता रहा है? कि सीओडीएम प्रोडक्ट वाइज भी डेटा मांग रहा है और
अब क्या करें, इफ सीओडीएम यूजेस मोर देन वन सेट, एक सेट यूज करे या मोर देन वन सेट? आपको नजर आ रहे हैं मोर देन वन सेट, मोर देन वन, ये क्या है वन, ये क्या है मोर देन वन, ये क्या है वन, ये क्या है मोर देन वन। तो सीओडीएम कैसे डाटा मांग रहे हैं, वन या मोर देन वन? क्या करें फिर, पढ़ें आगे। भाई आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वर्किंग वन कैसे बनाएंगे? सिटी सिविक या पंजाब सिंध, पेपर में डाटा आ गया तो क्या करेंगे? कहते हैं ये तो बहुत मसला है, वर्किंग वन ही काबू नहीं आनी तो अगला सवाल कहां से होना है? हल बताएं, किसी को हल पता चला हो? हल उसने बता दिया। एक्सीलेंट, कौन बोला है? कहते हैं कुछ और चीजें फिर देख लो, ऊपर वाली तीन तो देखनी है कुछ। इफ सीओडीएम यूजेस मोर देन वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर देन वन सेट का मतलब बताएं, मोर देन वन सेट का मतलब बताएं, मोर देन वन सेट प्रोडक्ट वाइज भी, और अगर सीओडीएम मोर देन वन यूज करे तो क्या करें? अदर फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स कल पढ़े थे आप लोगों ने, मेन फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े थे? ये तीन पढ़े थे ना। तो द अदर फैक्टर्स में आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट ऑफ कंपोनेंट्स, ये क्या है? मोर देन वन, बोले। अगर इनमें से मैं एक चुन लूं तो इसे क्या कहेंगे? सिंगल सेट। इसे क्या कहेंगे? तो फिर सिंगल सेट ढूंढें आप, कॉन्स्टिट्यूटिंग इंक्लूडिंग। नेचर ऑफ एक्टिविटीज देखें पंजाब सिंध की, सिटी सिविक की। मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम देख लें, फिर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। आपको डेटा तो दोनों तरह का मांग लिया, लेकिन जिस वक्त डिसीजन मेकिंग की बारी आई तो सीओडीएम मुंची से बोला, ओए सिटी के मैनेजर को बुलाओ, होंडा सिटी कहां बन रही है उसके मैनेजर को बुलाओ, ये क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया। अच्छा चलो सिविक के मैनेजर को बुलाओ, ये क्या किया, वो क्या किया, शर्म नहीं आती, ये तो मैं मना किया था। और पंजाब और सिंध के मैनेजर्स को इस तरह बुलाया ही नहीं उसने, या पंजाब और सिंध के मैनेजर बनाए ही नहीं हुए, मैनेजर बनाए ही सिटी सिविक के हुए। तो फिर देख लो कि जिस वक्त क्लास होती है यानी बिस्ती होती है तो किस तरह बिस्ती होती है, प्रोडक्ट वाइज बिस्ती होती है या एरिया वाइज बिस्ती होती है, तो फिर डिपेंड करेगा, उस तरह आप चुन लो। तो समझ आ रही है गल, बातें बहुत आसान है। तो या तो अगर सीओडीएम मुझे इसको कहते हैं पागल सीओडीएम, वैरायटी ऑफ वेज। सीओडीएम किसमें डाटा मंगवा रहा था? वैरायटी ऑफ वेज। अब वैरायटी ऑफ वेज में सीओडीएम मंगवा सकता है, स्टैंडर्ड मना करेगा उसे? कभी भी नहीं स्टैंडर्ड मना करता। स्टैंडर्ड को क्या है, सीओडीएम ने अपना बिजनेस चलाने, और अक्लमंद बंदा हमेशा वैरायटी ऑफ वेज में डाटा मंगवाता है, ताकि वो पंजाब की गिरती हुई सेल देखे उसको अलग एड्रेस करे, होंडा सिटी की गिरती हुई सेल देखे उसको अलग एड्रेस करे। तो सीओडीएम तो हर तरह डाटा मंगवाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं कहता फिर कि वर्किंग वन दो तरह करो, प्रोडक्ट वाइज भी एरिया वाइज। स्टैंडर्ड कहता है फिर कुछ ना कुछ करो यार, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कल वो नोट आपको दिखाया था, वही नोट नहीं संभाला जा रहा था, तो फिर तो जो है वो पता नहीं कितने नोट बनाने पड़ेंगे। तो हल बताएं जी, स्टैंडर्ड ने क्या बताया? स्टैंडर्ड ने क्या है, स्टैंडर्ड ने कहा है अदर फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो, ये हल बताया स्टैंडर्ड ने। आइडेंटिफाई द अदर फैक्टर्स। व्हाट आर दोस फैक्टर्स माय डियर? नंबर वन, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। नेचर देखो बिजनेस एक्टिविटीज की क्या है, यानी मतलब प्रोडक्ट वाइज बिजनेस ज्यादा पसंद किया जा रहा है या वो। और एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, और देखो सीओडीएम तो जो मंगवा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में क्या पूछते हैं जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हमेशा सिटी और सिविक का ही पूछते हैं, उन्होंने तो पूछा ही नहीं कभी पंजाब का क्या बना है। अच्छा स्टैंडर्ड कहते हैं बस ठीक है, फिर आप क्या लगा दो, बोलें प्रोडक्ट वाइज लगा दो। कुछ समझ आई बात? तो ये तीन बातें याद करें। नंबर वन, अगर वो मेन तीन चीजें हेल्प नहीं कर रही तो क्या देखें? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, या मैनेजर्स क्या होते हैं, बोले मैनेजर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल।
और डायरेक्टर्स को इंफॉर्मेशन क्या की जाती है? प्री डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिव, डायरेक्टर्स को प्रेजेंट की जाती है इंफॉर्मेशन। चलें जी, ये पैरा पढ़ें, फिर हम जो है वो शुरू करने लगे हैं अब सवाल प्रॉपर एक आज इसका। एक एक लाइन पढ़ के हाथ खड़ा करके कोई बताता रहे, एक एक लाइन पढ़ के, जिसमें स्टोरी नहीं पढ़े होते, थोड़ा सा समझ आ गया ना कहानी की, हीरो हीरोइन कौन है, शुरू से पिछले सफे से पता चल गया ना, अब आगे बातें ही हो रही हैं उनकी, तो जरा बताएं। बता दे भाई कोई, पहले पहले दो, बड़े अंग्रेजियां आप लोग पढ़ते हैं, पहले दो लाइनों का मतलब बता दें हाथ खड़ा करके उर्दू में। दूसरे को ना कौन नहीं माने, खुद बताएं ना, हिम्मत, खुद आगे बढ़ना होता है, खुद आगे बढ़ना होता है, जल्दी करें। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक मैनेजर होगा, बेकरी का मैनेजर होगा, इसी तरह जो है वो न्यूज चैनल का मैनेजर होगा, कल हमने पढ़ी थी ना चीजें। जनरली 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 नहीं बोला इसने, आमतौर पे बोलना चाहिए था इसको, जनरली कहते हैं, अब उससे हटके भी हो सकता है, शर्म नहीं आती, हमेशा गलत बात बताते हो। जनरली, जनरली तो मेन लफ्ज है, नहीं नहीं मैं आई एम नॉट जोकिंग, ये मेरा आपको कोई जोक प्रोग्राम नहीं चल रहा है, जनरली इज द मेन लफ्ज, कहते हैं आमतौर पे ऐसा होता है, आगे कुछ और भी बताएगा फिर, तो जनरली, तो जनरली का मतलब बताओ, कहते हैं आमतौर पे तो ऐसा होता है, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज आ, यहां आ पे फोकस है हमारा सारा, अंदर आनी आ, तो जनरली एन और आ में सारी गेम छुपी हुई थी। जनरली एक ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक मैनेजर होता है, जो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करता है? Who is accountable to maintain regular contact with CODM to discuss फलां 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 फलां। तो आप बताएं जी, टॉप पे कौन हो गया? फर्ज करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फर्ज कर लें टॉप पे हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बेकरी का मैनेजर भी इसके पास चक्कर लगाता है, फिर न्यूज चैनल का मैनेजर इसको चक्कर लगाता है, फिर फोन करके कहता है वो रियल एस्टेट का मैनेजर आ जाए, फिर फोन करके कहता है लो जी अब फर्नीचर का मैनेजर आ जाए, तो अक्सर ये चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात हो गई, इस बात से हमें कुछ पता नहीं चला, बस एक जनरल सी उसने इंफॉर्मेशन दी, फुल स्टॉप से अगले फुल स्टॉप तक कोई मतलब बताए। ओ कहते हैं वो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, CODM एक काम है, कहते हैं मैं आपको बता दूं मैनेजर भी एक काम है। आप समझे थे मैनेजर को कहते हैं, मैनेजर साहब आगे कहते हैं नहीं, मैनेजर कोई बंदा नहीं है, मैनेजर कोई ना ये बंदा है ना ये डंगर है, मैनेजर मैं बताता हूं क्या है। IS 41 रिवाइज करते हैं ना डंगर बोल के हम, आप लोग ऐसे मुझे देखते हैं, बहुत उधर आप लोगों ने बायोलॉजिकल एसेट रखा होता तो वी आर प्रोफेशनल्स, मैसी डंगर बोलिए तो व्हाई इज इट सो? द टर्म सेगमेंट मैनेजर, द टर्म आइडेंटिफाइज अ फंक्शन। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? CODM भी क्या है? फंक्शन है। अभी हम क्या पढ़े हैं? मैनेजर्स भी क्या है? The term segment manager identifies a function, not necessarily a manager with a specific title. The CODM may also be manager. The CODM may also be, कैसे? CODM ने बेकरी के लिए और रियल एस्टेट के लिए मैनेजर रखा हुआ है, लेकिन CODM को न्यूज चैनल चलाना आता है, उसने कहा इसके लिए मैनेजर रखा तो समझानी भी पड़ेंगी चीजें, खुद ही चला लूंगा। होता है ऐसा, अब्बू नहीं कहते चल चल बेटा मैं खुद ही काम कर लेता हूं। तो इसी तरह कोई ये नहीं कि पूरी और दुनिया में ऐसे होता है कि एक CODM होता है, 4 ऑपरेटिंग से, तू तो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करता है ऐसे, एक मारनी है, क्यों आंखें बंद करता है थोड़ी थोड़ी देर बाद? कितने बजे सोया था? कितने बजे सोए थे? चोनू मोनू 11 बजे, और उठे कितने बजे थे? 1 बजे। तो क्या ये थोड़ी थोड़ी देर बाद CODM ख्वाब में आ रहा है? अच्छा, the CODM may also be segment manager for some operating segments, किसी एक का जरूरी नहीं, कईयों का हो सकता है for some operating segment, and a single manager may be manager for more than। अंजुम, तुम्हें आज हमने नौकरी पे रखा है, अंजुम तुम सिर्फ फर्नीचर को नहीं देखोगे, अंजुम तुम हमारी बेकरीज को भी देखोगे। ठीक है सर। तो अब ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं?
2 और उनका मैनेजर क्या बना दिया? होता है, दुनिया में चलता है। चले आगे। अब पता नहीं अब बात क्या करना चाह रहे हैं, इधर उधर घुमाई जा रहा है, ये होता है, वो होता है। अभी तक समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहा है। मतलब अभी तक थोड़ा थोड़ा बेस बना रहे, लगता है कोई बड़ी बात आगे आ रही है। देखते हैं, अभी तो कहानी शुरू ही है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट, जाके ढूंढे डेफिनेशन किस पैरा में है, पैरा नंबर। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये 3 चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ऑफ डेफिनेशन, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन, if characteristics of definition of operating segment apply to more than one set of components, सुई वहीं अड़ी हुई है। वो जो मसला इसने पिछले सफे पे छेड़ा था, सुई वहीं अड़ी हुई है। आज आके पता चला फिर दोबारा इसका वही मसला शुरू हो गया। मोर देन वन सेट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर सिटी सिविक पंजाब और सिंध अलग अलग मंगवा रहा हो, सुई अब फिर वाला वही, आप तो इस मसले को यार अभी तो एड्रेस कर रहे थे, फिर तूने इस मसले को छेड़ दिया। कहते बात तो सुन लो मेरी। हमने कहा अभी जो पिछले सफे के एंड पे मसला हल करके तो आए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देख लो कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है, मैनेजर किस तरह रिस्पॉन्सिबल है, वो देख लो, मसला हल कर रहे हैं। पिछले सफे में पैरा 8 में भी मसला हल कर रहे हैं। कहते सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैं पैरा 9 हूं, मैं पैरा 9 हूं, मेरी बात सुनो। अच्छा चल कर गल। If the characteristic of definition of operating segment apply to more than one set of components, नहीं यार कर रहे हो मसला हल। वो कहते बात तो सुन ले मेरी। If the characteristic of definition of operating segment apply to more than one set of component of an organization, but there is only one set for which managers are responsible। करके तो आया था तू, नहीं यही बात की थी। There is one set for which managers are that set। जोर किस पे शायर का इसमें? That way। That set of that set of components constitute the ऑपरेटिंग। प्यार से उठाई, 13-14 हजार की होगी भी अब। अच्छा भाई, ये दुनिया की चीजें ना ऐसे फेंकनी, ज़ाया नहीं करनी होती, ये नेमतें होती हैं अल्लाह की, इनकी कदर किया करे। करोगे ये तो दुनिया है, फेंको इसको। नहीं ये तो। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि उसने ना सेकेंडरी फैक्टर्स में से पसंद सिर्फ किस फैक्टर को ज्यादा किया है? मैनेजर्स, बस ऐसे। लेकिन आईकैप ने आज तक कभी भी पैरा 8 और 9 टेस्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसे जलन सी बातें हैं। कभी एमसीक्यू में टेस्ट कर ले तो कर ले, आज तक तो उसने कभी टेस्ट नहीं किया पैरा 8 और 9। और वो क्लियरली हमें बता देता होता है कि सीओडीएम प्रोडक्ट वाइज चीजें पसंद कर रहे हैं या, और आज तक ऐसा कभी सवाल नहीं आया जिसमें प्रोडक्ट और एरिया वाइज अलग अलग डाटा दिया हो उसने, और फिर उनको जो है वो कह रहा हो कि बताएं पैरा 8 और 9 लगाएं। लेकिन पैरा 8 और 9 पता है बने क्यों है? पैरा 8 और 9 बने सिर्फ इस वजह से है कि कुछ इदारों में मोर देन वन सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते थे, मोर देन वन सेट ऑफ सेगमेंट्स होते थे। तो उनको हल करने के लिए हमने क्या कर दिया, कहा कि ये वाले फैक्टर्स लगा लें। और पैरा 9 ने कहा नहीं, मेरा मशवरा है कि इसमें जो सबसे मेन फैक्टर क्या है, मैनेजर्स को कैसे आप रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हो। क्योंकि कई दफा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऐसा कर देते होते हैं कि अलग अलग इंफॉर्मेशन दोनों की मंगवा लेते हैं, तो फिर मैनेजर्स देख लो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पिछले सफे पे जो 3 बातें पढ़ी उनमें भी आके मेन बात क्या निकली, यहां से यहां तक पता है उसने क्या कराया था? ऐसे थोड़ा मैनेजर का तारुफ करवाया था। मैनेजर होता क्या है? उसने कहा मैनेजर हर एक का आमतौर पे दुनिया में अलग अलग होता है। ये तो इसने मत ही मार दी थी, जनरली नहीं बोला था ना, असल में जनरली का मतलब बोलना था पहले। कहते थे आमतौर पे दुनिया में मैनेजर अलग अलग होता है, और बाद में आके ड्रॉप सीन कहते मैनेजर बंदा नहीं होता, मैनेजर तो एक फंक्शन होता है। और फिर उसने आगे जाके बताया कि कई दफा सीओडीएम खुद ही मैनेजर बन जाता है, या एक मैनेजर को एक से
कहते हैं मेरा ये मशवरा है कि जब मैनेजर्स की पूछगछ हो रही हो ना, वो देख लिया करो एरिया वाइज क्लास हो रही है या प्रोडक्ट वाइज। यानी अकाउंटेंट को चाहिए जब सीओडीएम मैनेजर्स की क्लास ले रहा हो तो कान लगा के सुने क्लास किस बात पे हो रही है, वहां से अंदाजा हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट वाइज डिस्क्लोजर बनाएं या एरिया वाइज। अच्छा जी, जरा वहां से लेके यहां तक पढ़ें ये लाइन। ओहो, इसकी सुई अभी वहीं अड़ी है। कहता है मैनेजर्स की क्लास भी दोनों बातों पे हो रही है। सीओडीएम ने मैनेजर को बुला के कहा सिटी की सेल, सिटी होंडा सिटी तुझे बेचनी नहीं आती। थोड़ी देर बाद इसी को दोबारा बुलाया, पंजाब में क्या कर रहे थे, पंजाब में क्या कर रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब स्टैंडर्ड ने कहा मैं क्या करूं, मैं पागल हो गया हूं, मुझे कोई हल दो। पैरा 10 आया, कहते मैं द कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैरा 5। पैरा 5 वो पढ़ा है ना 3 कल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सीओडीएम। द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरा 5 मे अप्लाई टू 2 और मोर ओवरलैपिंग सेट ऑफ कंपोनेंट्स। ओवरलैपिंग मींस यानी कि वो एरिया वाइज भी प्रोडक्ट वाइज भी, फॉर विच मैनेजर्स आर हेल्ड। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं मैं ये पता नहीं मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये पागल हुई भी है। यानी कि सीओडीएम भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, मैनेजर भी एरिया वाइज भी रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोडक्ट वाइज भी रिस्पॉन्सिबल है, हर किस्म के रिस्पॉन्सिबल हैं। और ऐसा बड़ा कॉमनली होता है दुनिया के अंदर। हो सकता है हमारे कॉलेज वाले जो है वो कहीं और किसी और शहर में कैंपस खोले तो सीए सीसीए का डाटा भी अलग अलग मंगवाएं और दोनों कैंपसेस का डाटा भी अलग अलग मंगवाएं। करते हैं लोग इस तरह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में हजारों हैं। डिसीजन लेना जरा अच्छा हो जाता है, एरिया वाइज प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन आ जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कहता है, क्या रखा है मैंने, मैट्रिक्स, जिसमें मैनेजर्स को भी क्या किया जा रहा है, नहीं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा रहा, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जा रहा है। तो क्या करें, फॉर एग्जाम्पल इन सम एंटिटीज सम मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस एक ही चीज होती है, प्रोडक्ट होते चीजें बेचना, सर्विस होते सर्विस देना। इन सम एंटिटीज, अब उसने खुल के बात कर दी है बिल्कुल, सम मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट्स वेयर एज अदर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरियाज। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कहते अब मैं क्या करूं फिर, अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कहते अब मैं क्या करूं, कहते अब क्या करें फिर इसका, वर्किंग वन तो हमने करनी है, वो कैसे करें। सीओडीएम तो दोनों का डेटा मांगता है। द सीओडीएम रेगुलरली रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ बोथ। कहीं से भी मसला हल नहीं हो पा रहा, मैनेजर्स भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हैं और सीओडीएम भी दोनों का डेटा अलग अलग मांग रहा है। एंड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर बोथ। और मसला वहीं खड़ा है, इंफॉर्मेशन भी दोनों की अवेलेबल है। पैरा 8, 9, 10 ने सही टफ टाइम दिए कि भाई अब करें क्या। इन दैट सिचुएशन यू मे डाई, नो 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 नीड टू डाई। इन दैट सिचुएशन, ओह कोई बात आने लगी है, द एंटिटी शैल क्लोज इट्स बिजनेसेस। नहीं, द एंटिटी शैल डिटरमिन which set of components constitutes the, यानी कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से कौन सा सेट उठाना है, बाय रेफरेंस टू द मशवरा ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाय रेफरेंस टू कोर प्रिंसिपल इन पैरा 1। आए पैरा 1 फिर पढ़ो, पैरा 1 में क्या लिखा हुआ था, जरा सेट हो, जरा सेट होके बैठे, पैरा 1 पढ़ना शुरू। पैरा 1 में क्या लिखा हुआ था, एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द इंफर टू इनेबल यूजर्स टू इवेल्युएट। यूजर से राय ले लो क्या पसंद करेंगे। हो सकता है आपने शेयर होल्डर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो, उस पर पोल क्रिएट कर लो कि आप लोग इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट वाइज पसंद करेंगे या, क्योंकि आपने हमारे शेयर खरीदने का डिसीजन लेना है, आप हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये बात थोड़ी जेन्युइन की है इस पैरे ने एंड आके कि यूजर्स से पूछ लो। पूछते तो नहीं है असल में, देख लेते हैं यूजर्स से थोड़ा हल्का फुल्का मशवरा करके कि आप लोग क्या पसंद करते हो। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना, वो सॉरी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको कहते हैं,
तो उसमें यूजर से आप पूछ लो कि आप जो डिसीजन लेते हो किस बेस पे लेते हो, कि सिटी की सेल ज्यादा जा रही है, जब पंजाब में हमारा काम अच्छा है, तो यूजर कहेंगे हो पंजाब को किसने देखना है, हम तो गाड़ी वाइज ही देखते हैं। तो बस ठीक है, जैसे यूजर्स फिर पसंद कर रहे हैं वैसे कर लो। तो ये थे जी पैरा 8, 9, 10, घर जाके इसको पढ़िएगा। चलो जी सवाल करना शुरू करें। कैमरा ना उधर लेके जाना। B1 में इंशाल्लाह करना है ना हमने, क्वेश्चन 35 और 37 इंशाल्लाह। वो मिटा दो, इधर नहीं, वो मिटाने हैं। अच्छा सवाल निकालने जी। वर्किंग 1 और 2 करें उस सवाल की। सवाल निकालें। क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल, गोहर लिमिटेड, पेज नंबर 4, 5, 6। अब आप साथ वाले रशीद और रशीदा को कह दें परा परा हो जाओ, परा परा हो जाओ। उसका नाम लेके बोले रशीद परा हो जा, परा ना छेड़ मलंगा नू, पै जाणगे लत्तां नू टंगा। पास का क्वेश्चन 1 किसी ने ट्राई किया था? ओके इसके एक लाइन लिखी हुई थी इसमें साथ, विद ब्रीफ जस्टी। तो मैं इस सवाल में तो आपको जस्टिफिकेशन नहीं करवा रहा, लेकिन अभी ये जो सवाल खोलता हूं इसमें जस्टिफिकेशन लिखवा दूंगा ताकि ये बात भी हमारी कवर हो जाए। पेज नंबर 4, 5, 6। कल वाला अभी तक नहीं मिटाया हुआ आप लोगों ने? अच्छा आज B1 करना है हमने, उसमें 35 और 37 सवाल। पहले 37 करेंगे फिर 35 करेंगे। पेज 456। भाई ऐसी बातें ना पूछा करो। गोहर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इज इंगेज्ड। गोहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंगेज हो गई है इन केमिकल्स, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, ठीक है, तो पांटनी, पेंट एंड फार्मा बिजनेस। आप बताएं जी ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स प्रोडक्ट वाइज हैं या एरिया वाइज हैं? प्रोडक्ट वाइज। वर्किंग 1 आप लोगों को करनी आती है, कल की क्लास ली है? ओके। रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 आर एस फॉलोस। सेल्स देख लें कौन है, देख लें, दरवाजा पूरा ना शीशे का करवा दें। सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान कौन सी लाइन डाल सकता था अगर डालनी होती? वैसे आपसे पूछ रहा हूं, मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल उसने नहीं दी, हमें चाहिए भी नहीं होती। सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। क्लियर? अच्छा अब मुझे बता दें, कल मैंने आपको वर्किंग 1 में क्या क्या लिखवाया था? एक्सटर्नल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आज गिवन नहीं है, तो वो हम ऐसा करेंगे कि सेल में से एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो चुकी है, ये जीपी पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो हम जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे अभी जरा साइड पे जाके कहीं, ताकि हमारा जीपी माइनस एक्सपेंसेस करें प्रॉफिट निकल आए। तो जीपी में से भी एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जी आगे, एसेट्स अवेलेबल, लाइबिलिटीज को हम ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था लाइबिलिटीज के बेस पे हमने डिसीजन नहीं लेना। वर्किंग 1 का फॉर्मेट मैंने आपको कहा था आखिरी क्लास तक वही रहेगा, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स, लाइबिलिटीज नहीं। लाइबिलिटीज को छोड़ें, परेशान करने के लिए चीजें दिया करेगा। ओके माय डियर, एसी बंद कर दें ये वाला, पहले वाला दूसरा वाला, पहले वाला। अच्छा मैं अभी सवाल की कर रहा हूं रिक्वायरमेंट नंबर ए, डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑफ गोहर लिमिटेड। ऑपरेटिंग सेगमेंट में से रिपोर्टेबल सेगमेंट किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं, ऑपरेटिंग सेगमेंट में से रिपोर्टेबल किसको कहते हैं?
जो बड़ा सेगमेंट हो, जो फिर वो बड़े सेगमेंट के लिए हम दो टेस्ट लगाएंगे वर्किंग 1 के बाद, वर्किंग 2 और वर्किंग 3। वर्किंग 2 10% टेस्ट और वर्किंग 3। तो अब जिन हजरात ने कल वाली क्लास क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई नहीं भी ली तो इधर पर देखें इंशाल्लाह रिलैक्स, कोई थोड़ा सा मसला तो बड़ा ही है उनके लिए, लेकिन चलें। सेल इंक्लूड, ओ देखें जब लिखा होता है ना सेल इंक्लूड, तो मेरे आपके जैसे कि नजर उधर नहीं जाती, अच्छा तेरे में पड़ा है ओ भाई सेल इंक्लूड, तो इसमें क्या पड़ा है, सेल इंक्लूड आपस की सेल। गेम में डाली नहीं है तुम लोगों ने, आपस की सेल, यानी केमिकल को पॉलिएस्टर चाहिए होता है, केमिकल पॉलिएस्टर को कहते हैं पॉलीपेज, मतलब पॉलिएस्टर डिपार्टमेंट में कहते हैं पॉलीपेज। अच्छा, सोडा ऐश के अंदर सारे एम्प्लॉयज बीमार हो गए, फार्मा दवाइयां पेज, ठीक है। पॉलिएस्टर ने नई बिल्डिंग बनानी थी, पेंट है नहीं मुक गया, अच्छा चल बाहरों ले लेना, ठीक। तो इट इज सो हाउ थिंग्स मूव इन पंजाबी। सेल्स इंक्लूड आपस की सेल बाय केमिकल ने आपस की सेल की है, बाकियों ने नहीं की। किसने की है? केमिकल ने आपस की सेल की है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा किसको की है, असल में हमने सेलर आइडेंटिफाई करना होता है। केमिकल ने आपस की सेल की है, इसको और इसको, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 28 मिलियन और 10 मिलियन, बस ये बिल्कुल इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन हुआ करेगी। बायर रेलेवेंट नहीं हुआ करेगा, कौन रेलेवेंट हुआ करेगा? बताएं जी, केमिकल ने इसको कितने की सेल की, इसका नाम नहीं मुझे पता होना जरूरी, इसको कितने की सेल की? 28 मिलियन की। और इसको कितने की सेल की? 10 मिलियन की। तो मसला किसकी सेल में है? केमिकल की सेल में। कौन सी सेल पड़ी हुई है? आपस की। और अगर इंक्लूड ना लिखा होता इन एडिशन टू अबव सेल केमिकल ऑल्सो सोल्ड, तो फिर वो इसमें इंक्लूड। तो सारी फिगर्स में से सिर्फ एक फिगर में मसला है 17। ये भी पता चल गया कि ये टोटल सेल है। कैसे पता चला ये टोटल सेल है? क्योंकि इस सेल में आपस की सेल पड़ी है, इसलिए ये सेल कौन सी है? टोटल सेल। चलें जी शुरू करें। सेल 1790 में से माइनस कर दें क्या क्या? 28 और 10। किसको की देखा जाएगा या किसने की? बस किसने की देखा जाएगा। किसको की हमें क्या, बायर को तो नहीं देखना, किसको देखना? आपस की सेल कौन करेगा? सेलर। चलें जी, आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, असल में रिक्वायरमेंट ये बड़ी छोटी सी है, जवाब एक सफ़े पे आना नहीं, 3-4 लाइनों पे आ जाने। तो पेपर में ऐसा कीजिएगा, रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करके वर्किंग 1 दूसरे सफ़े से ही शुरू कीजिएगा, बेहतर यही है। लेकिन अभी अगर आपने करनी है तो 4-5 लाइनें छोड़ दें और रिक्वायरमेंट ए शुरू कर दें करना, वर्किंग 1 यानी वर्किंग 1। अच्छा, मैं ना कल वर्किंग 1 थोड़ा यहाँ की थी, ऐसे याद आ रहा है ना, वर्किंग 1 यहाँ की थी और रिपोर्टेबल सेगमेंट फिर मैंने यहाँ लिखे थे। आज के सवाल में हमने नोट बनाने हैं, डिस्क्लोजर बनाने हैं। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सॉर्ट ऑफ आप समझे ये मंडे को स्टैंडर्ड खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं आ गया इसमें, बट ट्यूसडे को थोड़ी बहुत रिवीजन होगी, फिर ISTL शुरू करना है। तो आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके अंदर हमने इसका नोट बनाना सीखना है। IFRS 8 का नोट कैसे बनता है, तो इसलिए वर्किंग 1 कल मैंने यहां से शुरू की थी, आज मैं थोड़ा सा यहां से शुरू कर रहा हूं। आप लोग 5-6 लाइनें छोड़ दें पहले सफ़े की और वर्किंग 1 लिखें। वर्किंग 1 की हेडिंग किसी को याद हो? बेसिक डाटा। चलें जी, बहुत आसान सा स्टैंडर्ड है। एक्सटर्नल सेल, असल में स्टैंडर्ड का मकसद समझे ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वाइज सेल प्रॉफिट एसेट लोगों को दिखाना चाह रहा है। तो अभी स्टैंडर्ड में और क्या होना है? एक्सटर्नल सेल, और बोलें इंटरनल सेल, और बोलें टोटल सेल, और बोलें प्रॉफिट। आप लोग प्रॉफिट के नीचे ना एक लाइन छोड़ दीजिएगा खाली, ताकि आप जीपी माइनस एक्सपेंसेस यहीं कर लें, आपका टाइम जाया ना हो, ठीक है।
लेकिन मैं यहां लाइन खाली नहीं छोड़ रहा, मैं कहीं और कर लूंगा। आप लोग प्रॉफिट के नीचे एक लाइन खाली छोड़ दीजिएगा, और एसेट्स, बस लायबिलिटीज नहीं यहां नहीं। रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के नाम बताएं जल्दी से, एक लगाऊं मैं। रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट हमें क्या पता अभी कौन से हैं, अभी तो कौन से सेगमेंट हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट। सही है, जेड़े पासे लाओ लग जाते हैं, तो टेंशन ही कोई नहीं, जो मर्जी पढ़ाते रहो क्लास में। सेगमेंट्स के नाम बोलें जी। नहीं, केमिकल नहीं, केमिकल सोडा ले आओ। शर्मा के क्यों बोल रहे हैं? पॉलिएस्टर, फार्मा, टोटल भी बना रहे हैं, टोटल का पेट्रोल पंप है इनका, टोटल। जी एक्सटर्नल सेल बोले, नहीं जरूरत, सवाल में टोटल गिवन है, टोटल बताएं। 1790। सोडा 227, 240, 252। देखा आज उसने टोटल नहीं दिए हुए, कल टोटल दिए हुए थे, आज टोटल करने पड़ेंगे। कैलकुलेटर निकालें जरा। अल्लाह अकबर, सारी लीज मुक गई, मुकानी है B1 में सारी लीज, और कैलकुलेटर अब अच्छा सॉरी, ये टोटल बताएं। 2732। ये क्या निकल आई हमारी टोटल सेल, बिजनेस की टोटल सेल, लेकिन इसमें आपस की सेल भी पड़ी भी है, तो वो तो मैं फिर इंटरनल के आगे लिखूंगा ना, एक्सटर्नल बैलेंसिंग आ जाएगी। समझ आई ना? देखे ना, कल के सवाल थोड़ा सा एक्सटर्नल इंटरनल अलग दी हुई थी, आज उसने क्या की है, उसने कहा टोटल ये इसमें आपस की पड़ी हुई है, तो आपस की बाहर निकाल देंगे तो क्या निकल आएगी, एक्स। एक्सटर्नल सेल क्या होती है, जो अपने ही बिजनेस में किसी को चीजें बेची, या बाहर के मुल्क में, बाहर के मतलब बिजनेस से बाहर, मतलब आउटसाइड कस्टमर्स को, जनरल पब्लिक को। इंटरनल सेल बोलें कितनी है, 28 + 10। सेलर कौन है, सेलर केमिकल, और बायर कौन है, बोलें जो मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ना। बायर नहीं आप लोगों ने देखा करना कौन है, आप लोगों ने सिर्फ देखा करना है सेलर कौन है। जी सेलर ने आपस की सेल कितने की है, 38। अब 28 + 10 आप लोग इधर लिख दें। अच्छा बैलेंसिंग निकालें, एक्सटर्नल सेल बैलेंसिंग निकालें, 1752। किसने कोई सेल की हो आपस की, पोली ने, शोली ने, मोली ने। अच्छा इसकी बैलेंसिंग जरा मैं खुद निकालता हूं, तो थोड़ा सा मुझे फोकस करने दीजिएगा, डिस्टर्ब ना कीजिएगा। 216, 228, 27, 227। वाई जरा छोटा डंडा कर अपना, पी 240, कितना का आएगा तकरीबन, 7। ओ 259, 7, 252। चलें जी। अच्छा एक टोटल मैं कर लूं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी आपसे कराऊंगा। 38 + 0 + 0 + 0 + 0, वाओ 38000, माशाल्लाह। 2732, 2694। चलें जी आगे चलें, प्रॉफिट्स निकालें, जीपी माइनस एक्सपेंसेस।
पांडे कली करा लो। आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हुई हैं, वो प्रोफेशनल नाम लेते हैं लेकिन हमारे जैसे लोगों ने मुंह चिट्टा करा लो आ गई है ना आजकल मार्केट में ऐसी चीजें। तू केड़े पिंड रह रहे हैं, मुझे ऐसे देख रहा है तू। अमाल से चेहरा नूरानी होता है। अच्छा अब जीपी बोलें, जीपी 11 -63, साथ वाले का नूरानी चेहरा था फौरन शर्मा गया। 1101 -63 प्रॉफिट 10। जहां मर्जी वर्कआउट कीजिएगा आप लोग, लेकिन वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। सोडा 117 -57 60 48 -23 25। ये मैंने कहा था आज बड़ा रिलैक्स चिल माहौल है सारा। आगे चलें। पेंट 26 -16 10। पेंट नूं नजर लग गई साडे, केमिकल ने लुट पाई। पेंट 10 कमा रहा है, केमिकल 10 के आगे 3 8 कमा के 1038 कमा रहा है। माइनस नहीं करना। मैंने कल कहा था कि अगर सारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे तो इधर ही जमा कर दीजिएगा, सारे लॉसेस आ जाएंगे तो इधर ही जमा कर दीजिए। नहीं करना, करें 1152 डंके की चोट पे करें आज 1152। होमवर्क के सवाल में क्या था? लॉसियां थी मेरे ख्याल, लॉसे थे 63 11 1 1 4 12 5। ये ऑनलाइन वाले हजरात हैंड्स फ्री लगाया करें, क्योंकि ऐसे आते जाते कोई मेहमान वीडियो देख रहा होता है, ये क्या नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वॉन्ग वॉन्ग लगे हुए हैं, बताइए कौन सी पढ़ाइयाँ इनकी हो रही हैं। और मिटा दें जी। चलें जी 2 से 3 मिनट ले लें, वर्किंग 2 और 3 कर लें। मैं हाइब्रिड में देखा हूँ। अच्छा इधर ही आए हैं आज सारे। चलो वैसे मैं देखा हूँ खाली रूम है, कोई जिन शिन उधर हो तो। कभी कोई जिन देखते हैं लोग? वैसे पता है ना, ये सुना है कि लोगों ने देखा कभी कि ऐसे से मिले जिसने जिनों से मिला हो? मैं मिला हुआ हूँ ऐसे बंदों से। बच के रहना भाईजान। जल्दी से वर्किंग 2 और 3 करें। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। शजर से मुराद कॉलेज है। बहुत मुझे खुशी हो रही है जो लोग 10% ऑफ टोटल सेल लिख रहे हैं, क्योंकि सेल नहीं लिखना, खाली टोटल सेल लिखना है। हाँ जी, हाँ ठीक है, जाए पॉज करो। ओके, वर्किंग 2 तो उधर ही कर लेते हैं ना जहां हमने कल की थी। वर्किंग 2 कितने लोग ये वर्किंग 1 मेरी पूरे करने से पहले 2 और 3 कर चुके हुए थे? कोई ऐसे भी थे? अच्छा वेल डन। वर्किंग 2 10% टेस्ट, 10% ऑफ टोटल सेल। व्हाट इज टोटल सेल? सॉरी, वो कौन से कलर का मार्कर यूज किया था हमने? यहां रेड यूज किया था या ब्लू? नहीं रेड यूज किया था। वीडियो रिवाइंड करके देख लें कल वाली। यहां रेड। असल में इन तीनों को वर्किंग 1 में लेके जाना होता है और वर्किंग 2 में तो इसको लेके जाना होता है ना।
वर्किंग 3 में, सॉरी वर्किंग 2 में इनको लेके जाना है, वर्किंग 3 में इसको। तो इन 3 फिगर्स को ले जाए इधर। 27 इंटू नंबर 2 10% ऑफ प्रॉफिट जी, 1152 इंटू, ये पॉइंट्स लिखा करें, एक पॉइंट लिखा करें जो बन रहा है, और 10% ऑफ एसेट्स जी, 1 इंटू अब 273.2 की जरूरत नहीं है, अगर कहीं पॉइंट्स में आया तो फिर पॉइंट्स भी देख लेंगे, फिलहाल 273 बस काफी है लफ्ज। 273 से ये फिगर ज्यादा है, यही देखना होता है ना। चामिकल, चामिकल तो रिपोर्टेबल बन गया ड्यू टू इट्स हैवी सेल। अब और किसी वजह से केमिकल ना भी बने तो स्टिल केमिकल रिपोर्टेबल है, कोई एक वजह भी पूरी नहीं। इन तीनों के दरमियान क्या है, एंड है या और है? नहीं, एंड नहीं है, ये तीनों शराइत पूरी होना जरूरी नहीं है, तीनों में से, यानी कि किसी का प्रॉफिट भी अगर 10% से ज्यादा हो गया और सेल एसेट कम भी है तब भी वो क्या है, कॉन्सेप्ट को समझा करें, वो कोई ट्रू फॉल्स भी तो बना सकता है कि a segment has a sale of 11% but profits and assets of 7%, is it reportable? Yes। अच्छा जी, प्रॉफिट्स 115.2, 115 जी, केमिकल छा गया। और अगला फिक्रा बोल लें कोई, चुप रहा बोला कि नहीं, बोलने आए हैं, मैं बोला बोल। 145 ओ आ ई टमाकल सोडा। अब ऐसा करते हैं कि 75% टेस्ट लगाने से पहले इनकी जस्टिफिकेशन लिख देते हैं, क्या कि जो पास पेपर का सवाल क्वेश्चन 1 आया था वो भी एड्रेस हो जाए। अब आप ऐसा करें, वर्किंग 1 से जो ऊपर 4 लाइनें छोड़ी हुई हैं वहां पे आ जाएं, बताएं जी कैसे लिखेंगे जस्टिफिकेशन। आंसर नंबर 1 पॉइंट ए, फॉलोइंग आर द following are reportable of number 1 chemical, number 2 soda, nice, chemical is reportable, जगह 6-7 लाइनें मैंने इसीलिए कहा था थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है। केमिकल इज रिपोर्टेबल बिकॉज ऑफ, ये हैवी तो कोई लफ्ज नहीं ना, हैवी तो रहने दें, बिकॉज ऑफ बिकॉज इट्स सेल, प्रॉफिट्स एंड एसेट्स are 10% of total figures। बस इस तरह कुछ लिखते हैं, are 10% of total, are 10% or more, are 10% or more of total figure of their respective total figures। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हो गई है। तो पॉज करो। नंबर 2
सोडा ऐश, जी बोलें। इट इज रिपोर्टेबल बिकॉज इट्स एसेट्स it is reportable because its assets are 10% of more of total assets. वैसे ये लिखा करें ऑफ ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट, ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। 10% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स, ऑफ टोटल एसेट्स किसके किसके टोटल एसेट्स? ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। मेरे ख्याल से इतनी लंबी जस्टिफिकेशन तो नहीं दी हुई आई कैप ने। देखिए क्या लिखा हुआ था उसने लाइन में, उसने तो बहुत कुछ शॉर्ट लाइन लिखी हुई थी। पढ़ो ना, इंग्लिश का फिक्रा पढ़ो, उसने क्या लिखा हुआ था? अच्छा, उसने वैसे ही उसने शुगर लगाया, उसने कहा बिकॉज मीट्स ऑल ऑफ द क्राइटेरिया। सकते हैं ना, लेकिन सोडा तो ऑल ऑफ द क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा। सोडा सिर्फ किस वजह से रिपोर्टेबल बने? माना कि सोडा की सेल और प्रॉफिट किसी काम के नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके एसेट इतने ज्यादा थे कि यूजर को बता देने चाहिए। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। आगे चलें, अब कौन सा टेस्ट लगाना है? 75%। उसके लिए ब्लू मार्कर से एक फिगर हाईलाइट कर लें। अब हमारी आंखें सिर्फ कहां रहनी चाहिए? 2694 वाली लाइन के सामने। वर्किंग नंबर 3, 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 75% कहीं लगाना नहीं है, चेक करना है कि 75% तक पहुंचे या नहीं। तो कैलकुलेटर पे इस टेस्ट में 75% कहीं नहीं लगाना जी। जो सेगमेंट ऊपर आइडेंटिफाई हुए हैं उनको पकड़ें, केमिकल और सोडा। केमिकल की एक्सटर्नल सेल, आवाज आ रही है भाई? और सोडा की एक्सटर्नल सेल 216 और केमिकल की 1752। इसको यहां डिवाइडेड ना लिखें क्योंकि यहां नीचे कुछ और चलाना है हमने। इसको इधर लिख दें, डिवाइडेड बाय। इसका मकसद क्या है कि 1900 रुपए 2600 रुपए का कितने परसेंट है? बताएं जी। $77 वाले तो माशाल्लाह 73%। बस 73 पॉइंट है, जो भी है 75 से तो कम ही है ना। तो पास साबित हुआ कि एक्सटर्नल सेल हम इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहे यूजर्स को। थोड़ा और कोई सेगमेंट देखते हैं जिसकी एक्सटर्नल सेल बाकी 3 में से मैक्सिमम हो, बड़ी हो। बाकी बच गए पोली, पेन, फार्मा। फार्मा की सेल ज्यादा है, इसको डाल के देखते हैं, शायद 75% हो जाए। डाल के देखते हैं। ये काम कल हमने जाते जाते किया था। 2252। अब इन दोनों को जमा करें। यहां कोई टोटल, अगर आपको वैसे ही अंदाजा हो रहा है 75 से ज्यादा, कोई टोटल करके कोई वर्किंग के मार्क्स लेने, बस ये फार्मा पकड़ना था, बस पकड़ लिया। आगे फॉर्मेलिटी है, अगर पूरा देख लें पूरा हो गया होगा। ऐसा कभी वैसे सवाल नहीं आई कि अपने के तीसरा स्टेप भी करना पड़ा हो, और अगर यहाँ 74 आ जाता फिर तीसरा स्टेप भी करना पड़ता। कब तक करते रहने? जब तक 75% या उससे, और अगर 74.99 भी है तो राउंड नहीं करना, यहाँ पे 75 तक लेके जाना है, फिर उस 75 या उससे ज्यादा, क्योंकि 74.9 इज नॉट 75, एग्जैक्ट 75 या उससे ऊपर। जी बोलें आप।
एक और, अच्छा इधर तुमने उधर लिखा है, एक और सेगमेंट कौन सा आइडेंटिफाई हो गया? फॉर्म। इसकी रीजन जरा बताएं, आई कैप ने क्या लिखी हुई है? इसकी रीजन तो लिखनी चाहिए हमें कि दो it does not meet the 10% total asset profit or asset, it does not meet the 10% test, but ये रीजन लिख के आएंगे ना, तो ये क्या है बोलें? फार्मा। दो it does not meet any of 10% criteria, but though it does not meet any of 10% criteria, but it is, अच्छा क्या फिक्र आई कि अपने क्या लिखा था जरा देखो, अच्छा उसमें था ही नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, ऐसी फिक्रा बनावांगे, बट इट इज स्टिल रिपोर्टेबल बिकॉज ऑफ 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट की वजह से है, इसलिए ये जस्टिफिकेशन तब देनी है जब मांगेगा या हमेशा देनी है? जब मांगेगा, और मांगने वाले को दे दिया करें फिर, ये यानी जस्टिफिकेशन जब मांगेगा। कभी जिंदगी में साथ वाले ने बॉल पॉइंट या उसकी कैप भी कभी गिफ्ट की आपको? आप कर दें, आप पहल कर दें। नहीं ठीक है, बस एक ही दफा ऊपर लिखना तो रेफर वर्किंग 1, 2 एंड 3 आ जाओ। दूसरा बना लो ना, वो A2 बना लो।